हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम प्रिपरेशन और भी बेहतरीन हो, इसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और इसी श्रेणी में आज मैं आप लोगों के लिए एमएचडी 2 बुक को डिस्कस करूँगा और आज जो है ना, ये एमएचडी 2 बुक के लिए अंतिम वीडियो सीरीज़ होगी। इससे पहले 3 वीडियो सीरीज़ 3 या शायद 2 वीडियो सीरीज़ आ चुकी है। तो जिन लोगों ने उन वीडियो सीरीज़ को नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। तो बाकी जो बातें हैं, पिछली जो बातें हैं वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएँगी, ठीक है? इतना क्लियर है और ये एक छोटा-सा एडवर्टाइज़मेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पर। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे और मेरे को अभी जाना है कितने नंबर पेज पर? 1 सेकंड देखता हूँ मैं। 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग। 100 नंबर पेज देखता हूँ। ये सब डिस्कशन हो चुका था, महादेवी वर्मा कर चुके थे। सॉरी, सुमित्रा नंदन पंत हो गया था। उसके बाद आप लोगों को ये भी हो गया था, सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद शायद रामधारी सिंह दिनकर जी हैं जी, ये भी हो गया था। हाँ, यहाँ से शुरू करना है हम लोगों को अपने डिस्कशन को। चलिए अब मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन मोड। तो हम लोगों के डिस्कशन का आज का पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन के काव्य का वर्णन कीजिए एवं उनके काव्य में संवेदना के रूपों का वर्णन भी कीजिए। हालांकि मैं इसको डिस्कस करूंगा, परंतु इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब नागार्जुन हुए, मतलब नागार्जुन के समय में जो जो काव्य की रचना हुई, उस समय को कहा जाता था प्रगतिशील काव्य का काल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रगतिशील काव्य के बारे में बता देता हूँ। मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ले ली है। अब मैं जब इसको समझाऊंगा तो आप लोग बहुत सारी बातों को समझेंगे, ठीक है? ये क्या हो रहा है भाई? पेन नहीं चल रहा है क्या? अच्छा, पेन मैंने लिया ही नहीं है। प्रगतिशील काव्य, ठीक है। तो ये था जब ये हुए नागार्जुन, तो इस समय चल रहा था प्रगतिशील काव्य का काल, ठीक है। हुआ ये कि ये जो काल है, इस समय जो भी लेखन हुए वो सामाजिक परिवर्तन, प्रगतिशील काव्य जो है ना, ये लगभग आजादी के समय की बात है, ठीक है। 1936 के बाद प्रगतिशील काव्य आ गया था और आपको ये 1930 से 40 के दशक में, अरे भाई 1930 से 40 के दशक में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात की गई थी। वर्ग संघर्ष, गरीब अमीर के बीच में जो संघर्ष था, जात पात का जो भेदभाव था, उसकी चर्चा की गई थी। पूंजीवाद की बात की गई थी, पूंजीवादी व्यवस्था की बात की गई थी। इतना क्लियर है। अब चलते हैं सॉरी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ी जान लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो ऐसा है कि इसका उदय का समय जो है वो है आपको 1936, और ये कब शुरू होता है? जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। इतना चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रगतिशील लेखक की स्थापना जब होती है तब शुरू होता है ये। और यह जो संघ है ना, प्रेमचंद द्वारा लखनऊ में आयोजित पहली प्रगतिशील लेखक सम्मेलन से प्रेरित था। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। और इस प्रगतिशील काव्य पर प्रभाव क्या क्या था? तो प्रभाव था रूसी क्रांति का। रूसी क्रांति को देखते हुए इनमें बातें लिखी गई थी। मार्क्सवाद का प्रभाव था। अब देखिए, रूसी क्रांति इतिहास की बातें हैं, ठीक है, इतिहास का विषय है। और मार्क्सवाद जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, जिसमें ये गरीब अमीर सब बराबर है, सरकार नहीं होना चाहिए, सबको सब एक समान होना चाहिए, सबके पास बराबर संपत्ति वगैरह होना चाहिए, ये सब इतिहास की बातें हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। परंतु इस समय के काव्य में जो प्रभाव था वो रूसी क्रांति का प्रभाव था, मार्क्सवाद का प्रभाव था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रभाव था। साथ साथ जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और 1936 के बाद आपको जो है ना 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो
उसका भी प्रभाव इस समय के काव्य में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देश आजाद हुआ तो नेहरू युग की शुरुआत होती है 1947 के बाद, तो उसका भी प्रभाव हम देखते हैं। साथ साथ 1975 में जब आपको आपातकाल की घटना घटी, तो वो भी हम लोग इस काव्य के अंदर देखते हैं। ठीक है, अब इस काव्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो सामाजिक यथार्थवाद, समाज में जो भी सच था उसको इस काव्य के अंदर दिखाया गया। इस समय में जो भी काव्य लिखे गए उसमें दिखाया गया कि कैसे गरीबी थी, बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, जातिवाद, लैंगिक असमानता, ये सारी चीजें थी। फिर क्रांतिकारी भावना को दिखाया गया, क्योंकि 1930-40 से स्टार्ट हुआ था, तो उस समय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे सभी भारतीय, भारत देश को आजाद करने के लिए, तो क्रांतिकारी भावनाओं को भी दिखाया गया। कविता में विद्रोह की पुकार है जो पाठकों को सक्रिय बनाती है ताकि वो क्रांति कर सके। फिर इसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी है जिसकी चर्चा भी मैंने आप लोगों से की कि पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, श्रमिक वर्ग को नायक बनना चाहिए। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ इस समय जो काव्य लिखे गए उनमें से कुछ प्रमुख कवियों के नाम, जिसमें सबसे पहला नाम है नागार्जुन, और इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। उसके बाद है मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध। उसके बाद आपको फैज अहमद फैज हुए, अहमद फैज, क्लियर है। उसी के साथ साथ केदारनाथ अग्रवाल हुए, त्रिलोचन हुए, उसके बाद शमशेर सिंह हुए। इतना समझ गए आप लोग? मेरी इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे प्रगतिशील काव्य के बारे में। क्लियर है? इसको मैं अब इरेज कर देता हूं। अब चलता हूं सीधे सीधे आप लोगों को लिए चलता हूं क्वेश्चन पर। तो नागार्जुन के काव्य का वर्णन कीजिए एवं उनके काव्य में संवेदना के रूपों का वर्णन भी कीजिए। देखिए, इसके लिए भी मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, ब्लैक स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये नागार्जुन की बात कर लेते हैं। अरे भाई, कलर कहाँ चला गया इसका? नागार्जुन, ठीक है। इनको अगर हम बढ़िया से देखें तो इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। क्लियर है? उसके बाद ये प्रगतिशील काव्य लिखते थे, प्रगतिशील काव्य के समय के लेखक थे और मुख्य लेखक थे। क्लियर है? इसके बाद ये मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रेरित थे, मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रेरित थे। अब ये नहीं पूछेगा कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, क्योंकि ये देखिए, ये कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तावित एक विचारधारा थी जिसमें कहा गया था कि कोई गरीब अमीर नहीं होगा, सभी वर्ग बराबर होंगे, ये कहा गया था। साथ में गरीबों को नायक बनने को कहा गया था और धर्म वगैरह से दूर रहने को कहा गया था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक ऐसा अफीम है जिसको सूंघ कर लोग कोई भी काम नहीं करते और निकम्मा बन जाते हैं। ठीक है, तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे नागार्जुन। साथ में इनको जन कवि भी कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया आप लोग? इतना, अरे भाई, जन कवि ऐसे लिखाएगा ना। क्लियर है? अब आप बात करते हैं इनकी काव्य भाषा के बारे में। देखिए, मैं यहाँ शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में तो वहां लिखा हुआ है ही, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों को टेलीग्राम कहता हूँ, सॉरी, व्हाट्सएप पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, थोड़े बहुत चार्जेज के साथ। ठीक है, तो इनकी काव्य भाषा थी खड़ी बोली। वास्तविक में खड़ी बोली, क्योंकि उस समय तक हिंदी का चलन हो गया था, खड़ी बोली से ही हिंदी स्टार्ट, मतलब हिंदी की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन खड़ी बोली में ये क्या करते थे कि मैथिली का मिश्रण करते थे, भोजपुरी का मिश्रण करते थे, अवधी, मगही, उसके बाद संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, सबका मिश्रण ये करते थे। ठीक है, इसके बाद इनकी काव्य शैली की बात करते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे किन किन शैलियों में काव्य रचनाएं की है। तो व्यंग लिखा है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद नाटक, आत्ममंथन भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, ये क्लियर। अब देखिए, नागार्जुन के काव्य का वर्णन एवं उनके काव्य में संवेदना के रूप। तो मैंने बता दिया कि नाम वैद्यनाथ मिश्र था, हिंदी साहित्य के जन कवि कहलाए। ठीक है, नागार्जुन के काव्य की विशेषताएं, भाषा और शैली। भाषा शैली क्या था? तो सरल हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा था, खड़ी बोली था, और बिहार से थे तो मैथिली का स्वाद था। साथ में आपको भोजपुरी, अवधी, मगही सब बिहार की भाषाएं हैं। ठीक है, बिहार में चलती थी, तो सबका स्वाद इनके काव्यों में देखने को मिलता है। और इनके काव्य की विषय वस्तु क्या थी? तो भारतीय ग्रामीण की जो दुर्दशा थी उस समय, उसके बारे में लिखते थे। ये किसान मजदूर का जो शोषण होता था उस समय, उसके बारे में लिखते थे।
उसके बाद राजनीतिक जो भ्रष्टाचार होता था उन चीजों के बारे में लिखते थे, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में लिखते थे। ठीक उसी प्रकार इनके काव्य के रूप क्या थे, तो गीत, दोहे, मुक्तक और लंबी कविताएं वगैरह ये लिखते थे। ठीक है, जो कि जनमानस में आसानी से घुल मिल जाती थी। क्लियर है। अब देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि युगचरण 1944 में, उसके बाद हिम किरीटनी, उसके बाद मरण ज्वार, मृगनयनी, भस्म गाथा, अकाल, और उसके बाद जिसका प्रकाशन वर्ष और मुख्य विषय वस्तु सारी चीजें यहाँ दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं और आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। और हालांकि अगर जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए तो वो क्या करेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ प्राप्त भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बता देता हूँ कि देखिए मुक्ति बोध हो या फिर आपको नागार्जुन हो, रामधारी सिंह दिनकर हो या फिर सुमित्रा नंदन पंत हो, महादेवी वर्मा हो, अगर उनसे संबंधित कोई भी बात पूछी जाए तो इस पीडीएफ के में जो भी आंसर लिखा गया बस उठा के इसको लिख देना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस क्वेश्चंस के पैटर्न को बदल दिया जाता है। कहीं लिखा रहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय चेतना के कवि थे, उनके बारे में बताइए। कहीं यही लिख दिया जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कैसे राष्ट्र चेतना के कवि थे, स्पष्ट कीजिए। बात तो एक ही है ना, क्वेश्चन तो एक ही है, बस तरीका बदल गया है। तो कुल मिलाकर के आंसर एक ही लिखना है, जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, बस यही लिखना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब चलता हूँ अगले पेज पर। उसी तरीके से इन्होंने लिखे बादल को घेरेंगे, हरिजन गाथा। अब है नागार्जुन के काव्य संवेदना के स्वरूप। ठीक है, तो यहाँ संवेदना का स्वरूप दिया हुआ है। सामाजिक और क्रांतिकारी लेखन ये करते थे, जिसमें शोषण, अन्याय, वर्ग संघर्ष, मतलब गरीब अमीर के संघर्ष की बातें ये करते थे। ठीक है, और उदाहरण दिया हुआ बादल को घेरेंगे, ये इन्होंने लिखी थी, जिसमें लिखा था, जिसमें इन्होंने पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह की बात की थी। उसके बाद आपको ये यही सब है, विद्रोह की चिंगारी जगाती जगाती को घेरेंगे, बिजली चुराएंगे, या क्रांति की पुकार है। ये सारी बातें जो है ना, ये इनके काव्यों में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद मानवीय करुणा की बात की जाती है कि मानवीय करुणा, तो जिनका शोषण होता था उनके सुख दुख में सहभागिता की बात करते थे ये अपने काव्य के माध्यम से। गरीबों, किसानों और दलितों की पीड़ा को अपना समझते थे, अपनाते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे हरिजन गाथा में दलितों की अमानवीय स्थिति पर ये लिखते हैं, चमचों चमचमाते जूते दलितों के सीने पर रौंदते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा था, मतलब एक व्यंग किया था कि भाई देखो चमचों चमचमाते हुए जो जूते हैं ये दलित के, मतलब दलित के सीना पर रौंदते हैं, मतलब दलित की गरीबी के ऊपर चढ़कर तुम ये कर रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से प्रकृति और ग्रामीण संवेदना की बात भी इनके काव्य संवेदना में देखने को मिलती है। तो ये ग्रामीण प्रकृति का जो संबंध होता है मानव जीवन का, ग्रामीण प्रकृति के साथ जो मानव जीवन का संबंध होता है उसकी भी बात ये करते थे। ठीक है, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाओं के माध्यम से ये शोषण का चित्रण वगैरह करते थे, जैसे अकाल और उसके बाद सूखी धरती और भूखे किसानों का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, आगे चलिए। अब इसी तरीके से व्यंग्यात्मक व्यक्तिगत संवेदना, जिसमें सत्ता, भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत अनुभवों पर ये तीखा व्यंग करते थे। लोक सांस्कृतिक संवेदना की बात करें तो ये बिहारी लोक जीवन, त्योहार, परंपरा इत्यादि को दिखाते थे। क्लियर है, क्लियर है, समझ गए। अब ये सब तो क्लियर हो गया। उसके बाद नागार्जुन के काव्य की रचना विधान की चर्चा कीजिए। तो देखिए रचना विधान का क्या होगा, मतलब कि भाषा की, किस भाषा में लिखते थे, इसकी चर्चा मैंने आपको भी ब्लैंक स्लाइड में करके बता दिया था कि खड़ी बोली पर आधारित थी इनकी काव्य रचना, जिसमें कि मैथिली, भोजपुरी, अवधी, मगही जैसी लोक भाषाओं का मिश्रण था, साथ साथ संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण भी था। और ये ठेठ ग्रामीण स्वाद के साथ लिखते थे। मुहावरे, लोकोक्तियां भी इनके काव्यों में देखने को मिलती थी, नए शब्द गढ़ते थे और ये कभी-कभी गालियों का भी प्रयोग करते थे, जो कि सृजनात्मक होता था, मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। क्लियर है। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे उदाहरण यहाँ पर है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, जैसे नथुने फुला फुला के। उसके बाद पलटनिया तौलिए। ठीक है, उसके बाद शैली की बात करिए तो इनकी काव्य की शैली थी, तो ये व्यंग लिखते थे, नाटक लिखते थे, यथार्थवाद पर आधारित नाटक वगैरह लिखते थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। ये राजनीति पर व्यंग है, जवाहरलाल नेहरू पर ये व्यंग कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। यह वनमानुष, यह 70 साला साला उजबक, आत्मव्यंग है। उसका छंद संरचना, तो ये जो है ना नागार्जुन छंदबद्ध और मुक्त छंद दोनों में ही लिखते थे। और
इनके दो सभी छंद में लोकगीत की लय और गति जो है ना वो होती थी। और यहाँ पर जो है उदाहरण दिया गया है, दिन दिन धा धमक धमक मेघ बजे, देहाती लय है मंत्र, वैदिक छंद लय है नेवला, गद्य संरचना में लंबी कविता है। ठीक है, क्लियर है, ये सब आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़िए। उसके बाद है छंद के प्रकार। मुक्त छंद में इनकी जो विशेषता थी, सहज प्रवाह, व्यंग्य विधान, छंदबद्ध सवैया अगर लिखते थे, सवैया या दोहा, तो लोकगीत लय और शास्त्रीय लिखते थे। मिश्रित करते थे तो गद्य और पद्य दोनों का संयोजन करते थे। और लोक आधारित करते थे, धुन और गीत शैली का संयोजन करते थे। जैसे इनका एक एग्जाम्पल है चना जोर गरम की तर्ज पर कविताएं। हालांकि ट्रेन में आप लोग जाते होंगे ना, तो ये चना जोर गरम जो है ना, ये आप लोगों को बड़ा सुनने को मिलता होगा। अलंकार में ये क्या करते थे, अनुप्रास, यमक, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण सबका प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है अनुप्रास का धिन धिन धा धा धमक धमक, रूपक का तुम्हारी यह दंतुलित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप लोग ये नहीं पूछिएगा कि अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा क्या है, हालांकि मैं बता दूं, लेकिन इस ऐसा करने से ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही ये वीडियो 3 सेशन में मतलब बट चुका है, तो आप लोग इसको देखना नहीं चाहेंगे। क्लियर है। अब है मुक्ति बोध के जीवन दर्शन और उनके काव्य दृष्टि की चर्चा। जब हम लोग नागार्जुन से आगे बढ़ते हैं, मुक्ति बोध की ओर चलते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग। मुक्ति बोध का वास्तविक नाम था गजानंद माधव मुक्ति बोध। गजानंद माधव मुक्ति बोध। ठीक है, मुक्ति बोध। क्लियर है। और इनको प्रगतिशील काव्य का दार्शनिक कहा जाता है। प्रगतिशील काव्य का दार्शनिक कहा जाता है। साथ में इनकी एक कविता काफी प्रचलित हुई, और जिसका नाम है अंधेरे में, और इसकी चर्चा आपके पुस्तक में भी की गई है। ठीक है, और इसका प्रकाशन हुआ था, इस कविता का प्रकाशन हुआ था किस बुक में, तो चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, और कुल मिलाकर के 1000 पंक्तियां थी इस कविता में। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर, प्रश्न को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ गया भाई, यस। तो मुक्ति बोध के जीवन दर्शन और उनके काव्य दृष्टि की चर्चा कीजिए। देखिए, मुक्ति बोध के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखने की बात की गई है। तो मुक्ति बोध के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ ही है सब कुछ। मुक्ति बोध जो है 1917 से 1964 हिंदी साहित्य के प्रमुख आधुनिक कवि, आलोचक और विचारक रहे। मार्क्सवाद से प्रेरित थे। ठीक है, और मानवतावादी आयामों को भी ध्यान में रखते थे। तो ये सब चीजें यहाँ लिखी गई है। मुक्ति बोध का जीवन दर्शन, वर्ग संघर्ष और सामाजिक न्याय की बात करते थे। गरीब अमीर की बात करते थे। वर्ग संघर्ष मतलब होगा गरीब और अमीर के बीच में संघर्ष, उनकी बात ये करते थे अपनी कविताओं काव्यों के माध्यम से। सामाजिक न्याय की बात करते थे। व्यक्तिगत संघर्ष और आत्म जागरण, और जैसे अंतर में जो युद्ध चलता, अपने अंतर में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा आदमी क्या है, अच्छे आदमी को स्वर्ग मिलता है, बुरे आदमी को नर्क मिलता है, इन सब चीजों को ये चित्रित करते थे और बताने की कोशिश करते थे। ठीक है, क्लियर है। वास्तववाद और यथार्थवाद की बातों को ये कहा करते थे। जैसे कि अंधेरे में इन्होंने लिखा है, और अंधेरे में जो भी मतलब कविता में जो भी लिखा गया वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मुक्ति बोध की काव्य दृष्टि की बात करें तो सामाजिक क्रांतिकारी दृष्टि थी। शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं अपने काव्यों के माध्यम से। व्यक्तिगत अस्तित्ववादी दृष्टि, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, कि भाई व्यक्ति का जो स्वतंत्रता है वो हनन ना हो। भाषा और शैली की दृष्टि में बात करें तो ये संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी सब मिला करके लिखते थे। सॉरी, एक नोटिफिकेशन आ गया फोन में, साइलेंट करना भूल गया था मैं। एक सेकंड में इसको साइलेंट कर देता हूँ। यस, साइलेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वही चीजें जो है एक टेबल में बना करके दी गई है। सामाजिक आयाम, वर्ग संघर्ष और विरोध, काव्य दृष्टि में शोषण, कविता, क्रांति का हथियार पुंज, और उदाहरण दिया हुआ चक्रव्यूह। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल व्यक्तिगत आयाम, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अंधेरे में कविता का संपूर्ण विश्लेषण कीजिए। तो इसका विश्लेषण करना, देखिए मुक्ति बोध की ये कविता है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि हिंदी साहित्य की लंबी और जटिल कविता है। 1950 के दशक में लिखी गई और 1964 में इसको प्रकाशित किया गया। चांद का मुंह टेढ़ा है में इस संग्रह में इसको प्रकाशित किया गया। लगभग 1000 पंक्तियों की है। ठीक है,
और संदर्भ और पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 1940 से 50 के दशक में लिखा गया। तो उस समय क्या था कि स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, टीबी वगैरह बढ़ा हुआ था, आर्थिक कठिनाई बढ़ी हुई थी क्योंकि देश आजादी के कगार पर था, लोग गरीबी भुखमरी से मर रहे थे, आंदोलन बहुत ज्यादा चल रहा था, प्रगतिशील आंदोलन से लोग निराशावादी चरण से जूझ रहे थे। इसी को देखते हुए ये कविता लिखी गई है। भारत में स्वतंत्रता के बाद पूंजीवादी असमानताएं बढ़ रही थी जो मार्क्सवाद दृष्टि से शोषण का प्रतीक थी। तो ये सब जो है ना, ये अंधेरे में कविता में लिखा गया है। क्लियर है, आप लोग समझ गए। संरचना, कविता जो है वो मुक्त छंद में है, लेकिन आंतरिक रूप से 12-15 खंड में ये विभाजित है और ये एक नाटकीय यात्रा का रूप भी लेती है। प्रमुख खंड में 3 खंड हैं। इसमें टोटल प्रारंभिक भाग है बौद्धिक का परिचय, आंतरिक अंधकार का वर्णन, मध्य भाग में स्मृतियां हैं, सपने और सामाजिक अंतर्द्वंद, और अंतिम भाग में संघर्ष की चरमोत्कर्ष और अधूरी मुक्ति है। ठीक है। और कविता का जो विषय वस्तु है, केंद्रीय विषय वस्तु, वो है बौद्धिक और आंतरिक और बाहरी संघर्ष, व्यक्ति के खुद के अंदर की पीड़ा और समाज द्वारा जो शोषण होता है वो कैसे होता है व्यक्ति का, उस पीड़ा को इसमें बताया गया है। ठीक है, क्लियर है। आंतरिक द्वंद को दिखाया गया, सामाजिक शोषण को दिखाया गया है, मुक्ति की खोज को दिखाया गया है कि अधूरी मुक्ति, संघर्ष ही जीवन है, पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता। ठीक है। भाषा शैली और अलंकार की बात करें तो भाषा की विशेषता ये है कि इसमें जो है ना आपको उर्दू अंग्रेजी सब शब्दों का मिश्रण है। ठीक है। उसके बाद मुक्त छंद जो है लंबे वाक्यों से बने हुए हैं जो मनोवृत्ति को दर्शाते हैं। भाषा की विशेषता आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। उसके बाद अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और व्यंग सबका प्रयोग किया गया है, जो कि लाइन बाय लाइन यहाँ लिखा हुआ है। मेरा मन एक घना जंगल है, जैसा जैसा कोई भटका यात्री अंधेरे में। प्रतीक और बिंब की बात करें तो प्रतीक में अंधेरे में तो केंद्रीय प्रतीक तो अंधेरा ही है ना, सेंटर में, जिसमें अज्ञान, शोषण, आंतरिक पीड़ा को दिखाया गया है। साथ में चक्रव्यूह को दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें कि सामाजिक जाल में कैसे व्यक्ति घिर जाता है, पूंजीवाद में कैसे फंस जाता है, अमीरी गरीबी में कैसे फंस जाता है। ठीक है, ब्रह्मा राक्षस बुद्धि जो है, बुद्धि कैसे इंसान को आबाद कर देता है और बर्बाद कर देता है, ये सब जो है इसमें दिखाया गया है। ठीक है। रस, भाव और संवेदना की बात करें तो प्रमुख रस करुणा है, क्योंकि ये तो अंधेरे में पूरा दिखाया गया कि कैसे गरीबी था, कैसे टीबी से लोग दिक्कत में थे। तो करुणा, पीड़ा का चित्रण है, रौद्र विद्रोह का चित्रण है, शांत जो है शांत रस का चित्रण है, भयंकर भाव का भी चित्रण है। भाव जैसे विभत्स, शोषण, घृणा, वीर रस का भी चित्रण है, श्रृंगार रस भी है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो है इस कविता के अंदर हमें देखने को मिलती है। आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब है सुदामा पांडे धूमिल का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। सुदामा पांडे धूमिल, शॉर्टकट में बता देता हूं मैं इसको, क्या ही बताऊं, ये क्वेश्चन बेकार लग रहा है मेरे को, पूछना तो नहीं चाहिए। देखिए सुदामा पांडे धूमिल जो है ना, ये समकालीन कविता के प्रमुख प्रतिनिधि है। प्रमुख प्रतिनिधि, देखिए क्या है ना कि देश जब आजाद हुआ था ना, तो 2 भागों में प्रगतिशील काव्य का समय खत्म हो गया था, तो और देश जो है ना 2 भागों में बट गया था। क्या कहते हैं उसको, प्रगतिवादेतर कविता, वादोत्तर कविता या फिर अकविता, तो 2 भागों में बट गया था। तो ये जो है ना, ये क्या थे, तो आपको समकालीन कविता के प्रमुख प्रतिनिधि थे और नई कविता धारा की का जो है ना प्रभावशाली चित्रण इन्होंने किया। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और वाराणसी में हुआ था। क्लियर है। उसके बाद ये जो है मतलब आप समझ जाइए कि इनके समय में एक ट्रेंड चला था जिसको मैंने कहा अकविता। तो अकविता भी इन्होंने लिखा, जो कि 1960 के लास्ट में स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस समय भुखमरी वगैरह बहुत बड़ा हुआ था। तो इनका कहना था कि भाई देखो, कविता को पद्य में नहीं गद्य में लिखो। ठीक है, कविता में बस एकदम सुंदर सुंदर रचना मत कर दो, एकदम श्रृंगार रस, उसके बाद वीर रस, उसके बाद आपको विभत्स रस, ऐसे नहीं करना है, बल्कि गद्य में लिखना है, साधारण भाषा में लिखना है। तो इस अकविता में इनके अलावा कुछ प्रमुख कवि और थे, जैसे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उसके बाद त्रिलोचन, उसके बाद रघुवीर सहाय, राजकमल चौधरी। उसके बाद सुदामा पांडे धूमिल ने कुछ कविता लिखी और उसमें से एक प्रसिद्ध कविता है बाइल मोती इबारत से लोहे के स्वाद तक। देखिए ये जो कविता है
दरअसल ये एक अ कविता है, ठीक है। अ कविता में क्या है कि बाइल मूर्ति का मतलब होता है आपको बेहद नाजुक, मतलब बेहद नाजुक से लेकर के लोहे के स्वाद तक कैसे आदमी बेहद नाजुक से कठोर बन जाता है। और ये 40 से 50 पंक्ति की कविता है और ये कुल मिलाकर के ये कविता जो थी इनकी बाइल मोती इबारत से लोहे तक, ये राजनीति से प्रेरित कविता थी, ठीक है। जिसमें इंदिरा गांधी के आपातकाल की चर्चा की गई थी, इसको ध्यान में रखते हुए मतलब बनाया गया था। सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है इसको ध्यान में रखते हुए इस कविता को लिखा गया था। गरीबी को लिखते ध्यान में रख के लिखा गया था। साथ में भ्रष्टाचार को ध्यान में रख करके ये कविता लिखी गई थी। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो सुदामा पांडे धूमिल का संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीन पर दिख भी रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला, ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल की आरंभिक कविताएं और कविता आंदोलन की चर्चा की। थोड़ी बहुत चर्चा मैंने आप लोगों से कर ली कि सुदामा पांडे धूमिल जो है वो समकालीन काव्य में मतलब एक प्रमुख विद्रोही स्वर इनका रहा। ये कविता आंदोलन की विशेष रूप से हिमायत करते थे। 1960 के दशक में ये कविता लेखन में सक्रिय हुए और इन्होंने प्रगतिशील काव्य की परंपरा को खत्म करने की कोशिश की, जो कि मुक्ति बोध की मृत्यु के बाद उभरी थी। और आपको ये कह सकते हैं कि इन्होंने कविता को बढ़ावा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको धूमिल की जो कविताएं थी मुख्य रूप से पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। अब प्रमुख जो आरंभिक कविताएं थी आपको इनकी सुदामा पांडे धूमिल की, वो थी 20 साल बाद। ये एक ये हो गया। फिर भाषा की रात, ठीक है। 20 साल बाद जो है ना, यह जो है एक तरीके से स्वतंत्र भारत की उपलब्धियों पर एक सवाल उठाती थी। इनका कहना था कि केवल 3 रंग जो कि झंडे में है और एक पहिए में लपेटा हुआ है, इसी से केवल हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो ये कहना चाह रहे थे कि नहीं भाई ये गलत है, ठीक है। ये राजनीतिक मोहभंग और जनता की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण करना चाह रहे थे इस कविता के माध्यम से। उसके बाद भाषा की रात की बात करें तो इसमें नेता कैसे भाषा का दुरुपयोग करके विभाजन फैलाते हैं उसकी बात ये करते हैं। जैसे आज भी साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में सब भाषा को लेकर के क्लैश चलते रहता है। जैसे साउथ इंडिया वाले बोलते हैं तमिल जो है मूल भाषा है, वही इंडियन वही सॉरी नॉर्थ इंडिया वाले बोलते हैं नहीं भाई हिंदी मूल भाषा है। तो यहीं पर तुम्हारी तमिल व्यथा और मेरी भोजपुरी पीड़ा, इस तरीके से ये बताते हैं कि भाई ये गलत है, ठीक है। उसके बाद मोचीराम कविता में भी ये सामाजिक शोषण की बात करते हैं, ठीक है। रोटी और संसद में, ये रोटी संसद 1970 में लिखी गई। संसद उसमें लगभग निष्क्रिय था, ठीक है। और मैं बोलना नहीं चाहूंगा, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो भी हुआ था आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्लियर है। कविता आंदोलन की चर्चा, अब इन्हीं के समय में सुदामा पांडे धूमिल के समय में ही कविता आंदोलन हुआ था। एक विद्रोही धारा थी कविता की, जो कि 1960 के दशक के अंतिम में मतलब 1968 69 70 में स्टार्ट हुआ था। 70 71 72 तक चला था, जिसमें कि कहा गया था कि भाई देखो अब काव्य को एकदम पुराने लय छंद अलंकार वगैरह से हटाओ और एक नए तरीके से इसको गद्य भाषा में लिखो, जिसमें कि पूरा साहित्य में ये पता चले कि कैसे सत्ता व्यवस्था लोगों को बर्बाद कर रही है, पूंजीवादी व्यवस्था कैसे लोगों को नुकसान कर रही है, सामाजिक असमानताओं के खिलाफ यह एक हथियार है। इन सब बातों को लिखो। वो कविता आंदोलन में ये बताने की कोशिश करते हैं और इसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में से थी इसकी भाषा और शैली। तो भाषा शैली थी गद्य जैसी सरल भाषा, बोलचाल की भाषा, छंद रहित व्यंग्यपूर्ण और आक्रोशपूर्ण शैली थी। उसके बाद विषय वस्तु राजनीतिक भ्रष्टाचार, वर्ग संघर्ष, जातिवाद और जनता के दुर्दशा के बारे में और कविता शैली में लिखा गया था। उसके बाद उदय का संदर्भ, उदय कैसे हुआ तो बता दिया मैंने। 1960 के दशक में छायावाद का अंत हो रहा था और नई कविता शुरुआत हो रही थी, लोगों का मोह भंग हुआ तो लोग प्रगतिवाद आंदोलन से मतलब ये विकसित हुआ था। और उस समय क्या था कि मुक्ति बोध के जैसे कवियों का प्रभाव था, तो इस वजह से इसके विरोध में इस कविता वाले तरीके को आपको इंट्रोड्यूस किया गया। और धूमिल का योगदान क्या रहा? देखिए धूमिल ने कविता आंदोलन के प्रमुख स्तंभ के रूप में भूमिका निभाई। मुक्ति बोध की मृत्यु के बाद ये इस आंदोलन के प्रमुख चेहरा बने और उनकी कविता सत्ता की आलोचना करती थी, संसद से सड़क तक में संसद को जो है ना ये घेरने का काम करती थी, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। कविता आंदोलन जो है ना हिंदी काव्य को एक नई दिशा देती है, लेकिन 1980 के दशक में कमजोर पड़ गई और अब ये कविता ये धारा नहीं है। और लेकिन धूमिल की रचनाएं आज भी प्रासंगिक है, जो कि राजनीतिक असमानताओं पर सवाल उठाती है।
ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल की कविता बाइल मोती इबारत से लोहे के स्वाद तक की चर्चा कीजिए। इसकी चर्चा मैंने आप लोगों से पहले ही कर दी कि ये जो है ना बहुत ही अच्छी कविता थी जो कि सुदामा पांडे धूमिल ने लिखी थी। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो सुदामा पांडे धूमिल की ये कविता प्रकाशित हुआ था, ये था कल सुनना मुझे, इस संग्रह में प्रकाशित हुआ था, संकलित हुआ था, जो कि 1970 में 1977 में सॉरी 1977 में ये मतलब प्रकाशित हुआ था। और यह कविता की विद्रोही भावना को दर्शाती थी, जिसमें बाइलमुती बेहद नाजुक कोमल लोग कैसे कठोर हो जाते हैं, कठोर कड़वे हो जाते हैं, उसके पूरे सफर को इसमें बताया गया था। 40-50 पंक्तियों की थी, मुक्त छंद में रची गई थी। और संदर्भ और पृष्ठभूमि क्या ही बताऊं मैंने आप लोगों को बता दिया। 1970 के दशक में भारत में राजनीतिक संकट आ रखा था, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल लगा था, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार, गरीबी, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था। तो उसी को देखते हुए धूमिल जी ने विद्युत इंजीनियर की नौकरी करते हुए इस कविता को लिखा था। ठीक है, इस कविता की विषय वस्तु क्या है? साहित्य की कोमलता और समाज में जो कड़वाहट है उसको बताने की कोशिश की गई थी, और राजनीति पर इन्होंने व्यंग किया था इस कविता के माध्यम से, और लोगों की पीड़ा को बताने का प्रयास किया था कि कैसे आम आदमी का जो अनुभव है, जो भाषा संसद में बोला जाता है बड़ा मीठा, लेकिन सड़क पर ये कड़वा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इनके इनके इस कविता के विषय वस्तु में थी। भाषा शैली और अलंकार, भाई देखो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, कोई भी हो, छायावादी काव्य हो, प्रगतिशील काव्य हो, छायावादेतर काव्य हो, या छायावादेतर काव्य दो हो, ठीक है, या फिर आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल था, उसको क्या बोलते थे, प्रगतिशील काव्य। तो जो भी था, जैसा भी था, सब में एक ही अलंकार, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास, इन सब का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। बात क्लियर? ठीक है। और कुछ बाइलमुती इबारत से लोहे के स्वाद तक का कविता में कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया। बाइलमुती इबारत सबसे पहले तो यही बता दिए कि राजनीतिक वादों की नाजुकता और कागज पर लिखा हुआ कोमल झूठ। लोहे का स्वाद कड़वी वास्तविकता, भूख से लोग परेशान, रक्त दमन का स्वाद, लोहा शोषण का प्रतीक था। फिर कागज का जहाज, साहित्यिक स्वप्न, नाजुक लोहे के मतलब लोहे के तूफान में डूबने वाला, मतलब तूफान में डूबने वाला, ऐसा कोई कागज का जहाज बना दिया और उसमें लोगों को बिठा के चला दिए। ठीक है, उसके बाद रस, भाव, संवेदना, प्रमुख रस, रौद्र रस, करुणा, ये सब में कॉमन है। सब में जितने जितने भी काव्य आपने पढ़े, इतने भी काव्य काल आपने पढ़े, सब में ये कॉमन है। रौद्र, करुणा, विभत्स, भाव, वीर, भयंकर, ये सब में कॉमन है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब सुदामा पांडे धूमिल की कविता के अभिव्यंजना कौशल का वर्णन कीजिए। क्या ही बताऊं मैं भाई, भाषा का अभिव्यंजना कौशल, वही सब से कुछ सेम लिखना है। भाषा का अभिव्यंजना कौशल में क्या था कि ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन पर व्यंग करते थे। ठीक है, उसके बाद भोजपुरी, उर्दू और अंग्रेजी मिश्रित शब्दों में लिखते थे, जैसे कि बाइलमुती से इबारत, बाइलमुती से क्या था, इबारत, बाइलमुती इबारत से लोहे के स्वाद तक। ठीक है, उसके बाद रोटी संसद, ये इस तरीके से ऐसी ऐसी बातें लिखते थे कि लोगों को मतलब विरोध के लिए ये उकसाते थे। ठीक है, तो यही था इनका भाषा का अभिव्यंजना कौशल। शैली और व्यंग की तकनीक भी इनकी अच्छी खासी थी, और ये अलंकार वगैरह का भी इस्तेमाल अच्छा खासा कर लेते थे। सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में अभिव्यंजना, तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे। अब है छायावादोत्तर कविता, प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए यही मैं आप लोगों को अभी बता रहा था कि कैसे कैसे नई कविता और कविता कैसे कैसे बट गया। तो देखिए छायावादोत्तर कविता का मतलब ये होगा कि छायावाद के बाद की कविता। जो छायावाद था लगभग 1918 से 38 तक चला था, आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद हिंदी कविता का नया प्रयोग और नया प्रयोग हुआ, और इसके बाद मुख्यतः दो दो चरण में जो लेखन था उस समय का बट गया। एक तो प्रयोगवाद, दूसरा नई कविता। प्रयोगवाद को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटलिज्म। ठीक है, इसमें क्या था कि प्रयोगवाद छायावाद और नई कविता के बीच में एक कड़ी का काम ये कर रहा था। इसे तार सप्तक के प्रकाशन से शुरू माना जाता है, जिसमें गजानन माधव, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमचंद्र जैसे कवियों की रचनाएं शामिल थी। इस प्रयोगवाद कविताओं का प्रयोगवाद कविताओं की प्रमुख विशेषता है कि ये यथार्थवाद की ओर झुकाव रखते हैं, कि मतलब जो सच है वो बताएंगे। ठीक है, जीवन का जो यथार्थ है, जो बुराई है, जो कठिनाई है, जो सच्चाई है, वो चित्रित किया गया है इस प्रयोगवाद के कविताओं में। ठीक है, व्यक्तित्व के स्वतंत्र की अभिव्यक्ति की बात की गई है। भाषा और शिल्प का प्रयोग जो है एकदम क्लियर रखा गया है। ठीक है,
उसके बाद विद्रोह की भावना दिखाया गया कि कैसे समाज में रूढ़िवादिता, बढ़ी हुई परंपरा, झूठ मूल्य के प्रति एक विद्रोह दृष्टिकोण को दिखाया गया। क्लियर है? प्रमुख कवि जो थे गजानन माधव, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाशंकर माचवे, नेमचंद्र जैन इत्यादि थे। उदाहरण जो मुक्तिबोध की पंक्तियां, एक अंधेरे में टटोलता हुआ मैं अपने आप को पाता हूँ, चलता हूँ डगमगाता हूँ, गिरता हूँ फिर उठता हूँ। उसके बाद है दूसरा नंबर नई कविता। प्रयोगवाद के बाद का चरण नई कविता के नाम से जाना जाता है। प्रयोगवाद से थोड़ा ज्यादा परिपक्व था और थोड़ा स्थायित्व लिए हुए था और व्यापक था। और इसकी शुरुआत दूसरा सप्तक 1951 में होती है और ये धर्मवीर भारती के संपादन में निकलने वाली पत्रिका नई कविता से मानी जाती है। प्रमुख विशेषता इसकी क्या थी कि यह मध्यम वर्गीय जो लोग थे उसके जीवन का चित्रण इन कविताओं में किया गया है। उनके अस्तित्व के चित्रण का काम भी किया गया है। मानव केंद्रित दृष्टि की बात की गई है। कविता का केंद्र ईश्वर या प्रकृति नहीं बल्कि मनुष्य और उसके सामाजिक बंधन थे। ठीक है, लोकतांत्रिक चेतना की भी बात की गई। समाज में व्याप्त असमानता, शोषण और अन्याय के प्रति एक लोकतांत्रिक चेतना और सहज मानवीय संवेदना जो है इसमें दिखाई देती है। इसके प्रमुख कवि आपको धर्मवीर भारती, अज्ञेय हो गए, उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह हो गए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गए, उसके बाद कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, विजय देवनारायण इत्यादि ये सब उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ। धर्मवीर भारती की पंक्तियां, ठंडा लोहे से ये जो अपने शहर की सड़कें इन पर चलता हुआ हर आदमी अपने आप में एक टूटी हुई दीवार का टुकड़ा है, एक ठंडा लोहा है। यहाँ शहरी जीवन में मनुष्य के अलग थलगपन और भाव शून्यता को दर्शाया गया। देखिए प्रयोगवाद और नई कविता में कुछ अंतर भी थी और वो अंतर यहाँ पर दिया हुआ है। काल, इनका समय था 1943 से 54 जिसे संक्रमण काल कहते हैं, और नई कविता का काल था 1954 के बाद का जिसे हम स्थापित आंदोलन कहते हैं। प्रयोगवाद में केंद्र में था कवि का व्यक्तिगत अंतर्द्वंद और विद्रोह, जबकि नई कविता में मानवीय संबंध और सामाजिक यथार्थ। प्रयोगवाद में दृष्टिकोण था मुख्यतः आत्म केंद्रित और आत्म संघर्ष, जबकि नई कविता में अस्तित्ववादी और मानव केंद्रित। ठीक है, उसी तरीके से विषय वस्तु वर्जित विषय निजी अनुभव, जबकि नई कविता में क्या था, शहरी मध्यम वर्गीय जीवन की समस्याएं। क्लियर है? ये समझ गए आप लोग। अज्ञेय, आत्मबोध और जीवन दृष्टि के बारे में बताइए। अब अज्ञेय कौन थे? इनका वास्तविक नाम हीरानंद वात्स्यायन था और ये प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक थे। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ गए होंगे। अज्ञेय का जो आत्मबोध था, इनका जो लेखन था उसमें सबसे पहले ये कोशिश करते थे कि मैं की खोज, मैं कौन हूँ, वो ये खोजने की कोशिश करते मैं स्वयं कौन हूँ, और फिर वो बाहरी दुनिया को बताते थे कि तुम भी इसमें देखो और पता करो कि तुम कौन हो। यह मैं कोई अहंकार नहीं बल्कि अपने आप के अंदर का शुद्धतम अस्तित्व की पहचान है। ठीक है, उसके बाद अनुभव की प्रामाणिकता की बात करते हैं ये जो हैं अज्ञेय। ठीक है, उसके बाद आपको सर्जनात्मक एकांत की बात करते हैं, मुक्ति के विचार की बात करते हैं। क्लियर है? अज्ञेय की जीवन दृष्टि तो अस्तित्ववादी प्रभाव, व्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की बात करते हैं ये, जीवन की निरर्थकता और फिर भी संघर्ष। जीवन निरर्थक हो सकता है लेकिन फिर भी मनुष्य को अपने अस्तित्व को सार्थक बनाने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। प्रतीक विधान मतलब सिंबल का जो इन्होंने यूज किया, तो ये नदी को यूज कर रहे हैं सिंबल के तौर पर, जिसमें ये बता रहे हैं कि नदी के समान हमें जीवन में निरंतर प्रवाह में बहते रहना चाहिए। दीपक, आत्मज्ञान, दीपक हमेशा जलता रहता है, तो आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता की प्रतीक की बात करते हैं। पक्षी, मुक्ति की आकांक्षा, पक्षी हमेशा खुले आकाश में उड़ता रहता है, पिंजरे में बंद कर देंगे तभी वो खुलना ही चाहता है। सागर, विराट और रहस्यमय अस्तित्व का प्रतीक। देखिए सागर कितना विशाल है, तो इंसान को वैसे ही विराट और रहस्यमय होने की बात कहते हैं ये। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ कविता की पंक्तियां हैं। अज्ञेय की, हरी घास पर क्षण भर मैंने आज हरी घास पर बैठकर देखा, एक छोटा सा कीड़ा घास के तन पर चढ़ा था, उस छोटे से कीड़े ने मुझे जितना दिया उतना किसी ने नहीं दिया, उसने दिया मुझे अपना क्षण, अपना सारा जीवन। तो ये उनकी कविता थी और इसके माध्यम से वो बताते हैं कि यह मतलब एक साधारण कीड़े के माध्यम से जीवन के महत्व को बताने की कोशिश की गई है कि कितना प्रत्येक क्षण व्यक्ति का सार्थक है। यह उनकी वह दृष्टि है जो छोटे में भी विराट रूप को देखती है। क्लियर है? अब अज्ञेय की कविता जीवन बोध और आत्मदृष्टि के बारे में बताइए। तो अज्ञेय की कविता जीवन बोध, वही घूम फिर के क्या ही बताऊं मैं। अज्ञेय का जीवन बोध यथार्थ की बात करते थे। ठीक है, जैसे कि उनका उदाहरण है असाध्य वैर गद्य की पंक्ति है, मृत्यु को सदा आमंत्रण देता हूँ क्योंकि जीवन को अधिक गहराई से चाहता हूँ। मतलब मृत्यु से नहीं डरता हूँ पर जीवन को भी अच्छे से चाहता हूँ, जीवन भी अच्छे से आए और जब मौत आए तब चला जाओ। मृत्यु के प्रति आकर्षण भी है लेकिन जीवन के प्रति गहरा प्रेम भी है।
ठीक है। उसी तरीके से अनुभव की प्रामाणिकता की बात कहते हैं कि उनके लिए सच्चाई किताब में नहीं है, किताबी सिद्धांत में नहीं है, बल्कि व्यक्ति अपने से जो अनुभव करता है वही सच्चाई है। ठीक है। उसके बाद मुक्ति बोध के विचार, वो तो विचार क्या थे कि उनका था कि परंपरागत मोक्ष से अलग था उनका विचार। वो सोचते थे कि मुक्ति भविष्य में कहीं नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में ही संभव है। हम अच्छे काम करेंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे, तो हमें मुक्ति मिलेगी। ठीक है। अज्ञेय की आत्मदृष्टि, वो तो वही बात है ना, मैं की खोज, मैं कौन हूँ इसकी खोज। उसका एक एग्जाम्पल भी है, इस देश के अंधकार में मैंने देखा था, पहचाना था एक मुझको, यहाँ बाहरी अंधकार के बीच आत्म पहचान की बात हो रही है। क्लियर है। तो यही सब बातें जो है ये अज्ञेय की थी, और इसमें और कुछ नहीं है, एग्जाम्पल है। और प्रमुख कविताओं के आधार पर अज्ञेय का मूल्यांकन कीजिए। क्या ही मूल्यांकन करूं, मूल्यांकन के आधार पर विषय वस्तु और चिंतन, काव्य शिल्प और नवीनता, हिंदी काव्यता में योगदान, प्रमुख कविताओं के आधार पर योगदान, हरी घास पर क्षण भर, क्षणवाद और जीवन दृष्टि का यहाँ पर जीवन दृष्टि की चर्चा यहाँ की जा रही है। कविता का सार यही है कि कभी हरी घास पर बैठा छोड़े कीड़े को देखता है, घास के तने पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, मतलब प्रयास तो कर रहा है ना, सफल हो या नहीं हो वो अलग बात है। वो इसकी इनकी कविता है हरिवंश राय बच्चन की नन्ही अरे लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, तो उसी तरीके से है ये। ठीक है। तो ये है। उसके बाद एक और है एग्जाम्पल, असाध्य वैदग्य, अस्तित्व दृष्टि और मृत्यु बोध। इसमें जो है कवि मृत्यु को सदा आमंत्रण देता है, लेकिन इसका कारण मृत्यु प्रेम नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति गहरा लगाव है। क्लियर है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है सागर दर्शन और नदी के द्वीप। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये फालतू की बातें हैं, इसको बताने लायक कुछ है नहीं। ठीक है। और अज्ञेय की काव्य भाषा और काव्य शिल्प, फिर वही बात, बौद्धिकता सघनता थी। उसके बाद गद्यात्मक लय था, प्रतीकात्मकता और बिंब विधान था। ठीक है। विरोधाभास का साहसिक प्रयोग उन्होंने किया। उदाहरण है, मृत्यु को सदा आमंत्रण देता हूँ क्योंकि जीवन को अधिक गहराई जीता हूँ। शब्दों के नए नए अर्थ संदर्भ इन्होंने निकाले। ठीक है। अज्ञेय का काव्य शिल्प, पोएट्रिक क्राफ्ट क्या था, तो मुक्त छंद का अच्छा खासा प्रयोग ये करते थे। संरचनात्मक स्पष्टता ये रखते थे। भाषिक अर्थव्यवस्था इनकी बिल्कुल अच्छी थी, शब्दों में बहुत ज्यादा मतलब फिजूल खर्च नहीं करते थे, जो जरूरत हो उतना ही लिखते थे। विचार और भाव का अच्छा खासा समन्वय था। ठीक, अंतर संबंधों की सूक्ष्म योजना, पहले जो सोचते थे, पहले विचार करते थे, आपस में जोड़ते थे, तब लिखते थे। अब है शमशेर के काव्य संवेदना और शिल्प का वर्णन कीजिए। तो शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1913 हिंदी कविता में नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी काव्य यात्रा का मूल स्वर है संवेदना की गहनता और शिल्प की सूझता। ठीक है। उसके बाद तो वही है, शमशेर की काव्य संवेदना, सूक्ष्मता और बारीकी से बात लिखते थे, बहुत हौले हौले, चित्रात्मकता, चित्र और सौंदर्य बोध, कविता मानो मतलब उनकी कविताएं चित्र की तरह खिल उठती थी। संगीतात्मकता, लय अच्छा खासा था इनकी कविताओं में। मानवीयता अच्छा था, मानवीयता और करुणा से भरा होता था, भरी भरी होती थी इनकी कविताएं। शमशेर का शिल्प, शब्द नियोजन बहुत अच्छे से करते थे, निपुणता से करते थे। बिंब मतलब जो सिंबल्स का प्रयोग करते थे, काफी अच्छे से करते थे। ठीक है। भाषा की बहुरंगी प्रयोगशाला, भाषा अलग अलग तरीके से भाषा का प्रयोग करते थे, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, हिंदवी, खड़ी बोली सबका प्रयोग करते थे। चित्रकला और संगीत का भी प्रयोग ये करते थे, ताकि मतलब ये स्वयं चित्रकार और संगीत प्रेमी थे, तो कविताओं में, काव्य शिल्प में इनका जो है सब देखने को मिलता है। क्लियर है। अपने समय के आर पार देखता कवि, यहाँ दिखता नहीं है, यहाँ देखता कवि होगा। रघुवीर सहाय के बारे में बताइए। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को उनके बारे में भी बता देता हूँ। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय जो है 1929 में जन्मे, 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये जो है ना सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं नई कविता के। ठीक है। और अक्सर इन्हें जो है ना अपने समय के आर पार देखने वाले कवि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनकी कविताओं में तत्कालीन भारतीय समाज, राजनीति, सब सबका तो एकदम सबका सम्मिलन होता था। ठीक है। लेकिन ये भविष्य की बात भी करते थे कि भविष्य में ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है। समय दृष्टि और प्रतिबद्धता, ठीक है, सब कुछ भावनात्मक सौंदर्य परक नहीं, बल्कि सामाजिक राजनीतिक चेतना से संपन्न होते थे। आम आदमी की पीड़ा, शोषण और दमन की स्थितियों को बेनकाब करके ये रखते थे और ये लिखते थे। ठीक है। और रघुवीर सहाय की काव्य संवेदना, तो सामाजिक यथार्थ का बोध, प्रश्न करते थे, गलत गलत हो कहीं पर तो वो पूछते थे। ठीक है। और
उन कविताओं के माध्यम से पूछते थे। मानव की गरिमा और संघर्ष के बारे में भी लिखते हैं। उसका शिल्पगत विशेषताएं, सरल और बोलचाल भाषा में ये लिखते हैं, ठीक है। व्यंग और तीखापन लिखते हैं। उसके बाद महत्व और विरासत की बात करें तो रघुवीर सहाय ने बताया कि कविता केवल सौंदर्य की वस्तु नहीं है, बल्कि समय समय पर आलोचना भी की जा सकती है इसके माध्यम से, और जनता को आवाज भी दी जा सकती है। इसी वजह से रघुवीर सहाय को अपने समय के आर पार देखने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। रघुवीर सहाय के काव्य शिल्प की व्याख्या कीजिए। क्या ही व्याख्या करूं मैं, एक ही बात को कितना बार बोलूं, सब सेम है, सब में एक ही आंसर लिख के आना, आप लोग पास कर जाइएगा। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो यहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये वाले नंबर पे, तो आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो भाषा की विशेषता, रघुवीर सहाय की भाषा बोलचाल की विशेषता, बोलचाल जो है वो सहज और रोजमर्रा की थी। व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक स्वर, व्यंग भी करते थे, आलोचना भी करते थे लिखने में, गद्य में भी लिखते थे और संक्षिप्त भी लिखते थे। भाषा की इनकी विशेषता थी। प्रश्न भी करते थे और संबोधन भी करते थे, ठीक है। और इनका व्यवहारिक बिंब और प्रतीक क्या था कि भूख, डर, हंसी, आदमी, ये सब के माध्यम से लिखते थे, ठीक है। अरे भाई इतना आगे कहाँ से कहाँ आ गए, श्रीकांत वर्मा कहाँ चले गए। अब है श्रीकांत वर्मा और उनकी कविता के बारे में बताइए। तो श्रीकांत वर्मा हिंदी के चर्चित कवि, कथाकार, पत्रकार और राजनेता रहे, और इन्होंने ये भी नई कविता से जुड़े हुए समय थे, नई कविता से जुड़े हुए थे और बाद में समकालीन यथार्थ के सबसे सशक्त कवियों में गिने गए। काव्य दृष्टि में बात करें तो ये समकालीन समाज, राजनीति और संस्कृति की गहरी आलोचना करते हैं और सत्ता की चालाकियों को भी बताते हैं, और कविता में व्यक्तिगत पीड़ा और सामाजिक यथार्थ और एक दूसरे में गुथे हुए समस्याओं को भी बताते हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख काव्य संवेदनाएं थी, इतिहास का बोध करवाते हैं, इतिहास के माध्यम से सच को उजागर करते हैं, निराशा और मोहभंग। कविता में वो ऐसा कोशिश करते हैं कि लोगों को मतलब किसी चीज का मोह हो गया तो मोह भंग हो जाए। आत्मसंघर्ष और आत्मलोचन, मतलब आत्मसंघर्ष की बात करते हैं कि ठीक है, मतलब आप संघर्ष कीजिए और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आएगा। काव्य शिल्प, भाषा सरल, सीधा और गद्यात्मक था। संरचना की बात करें, छोटे वाक्य लिखते थे, तीखे वाक्य लिखते थे, और संवाद और घोषणात्मक शैली थी। कटु व्यंग करते थे। इनकी कविताएं बड़ी हथियार थी। प्रतीक और बिंब में ये पूरा पौराणिक और ऐतिहासिक बिंबों का इस्तेमाल करते थे। प्रमुख कृतियों की बात करें कविता संग्रह में, तो भटकते दिन, मगध, उसके बाद उसका जल सागर, उसके बाद विष्णु पुराण। गद्य लेखन भी किए हैं। उसके बाद और तो कुछ नहीं दिख रहा है, बस बाकी खत्म कहानी, ये हो गया क्लोज, ठीक है। अब चलते हैं पीवाईक्यू देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख लेते हैं। इसको मैं डाउन करता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ गया भाई, MSD2। शमशेर बहादुर की काव्यगत विशेषताओं का विवेचन कीजिए। अभी तुरंत मैंने आपको बता दिया। फैंटेसी की दृष्टि से मुक्ति बोध के काव्य सौंदर्य का विश्लेषण कीजिए, मैंने आपको बता दिया। नागार्जुन के रचना विधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये भी बताया। महादेवी वर्मा की कविताओं में अभिव्यक्त वेदना भाव की चर्चा कीजिए, ये भी बताया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में प्रयोगशीलता पर प्रकाश डालिए, ये भी बताया मैंने। जयशंकर प्रसाद के काव्य में अंतर्निहित आधुनिकता बोध का विवेचन कीजिए, ये भी बता दिया मैंने। मैथिली शरण गुप्त के काव्य के मूल स्वर का विवेचन कीजिए, ये भी बता दिया मैंने। भारतेंदु हरिश्चंद्र के श्रृंगार परक काव्य का परिचय दीजिए, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये एक नंबर में जो है ना, इस निम्नलिखित की इन 3 अवतरणों को इसकी व्याख्या करनी होती है, जो कि आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि ये मतलब कंफर्म नहीं है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक कवि के रूप में रघुवीर सहाय का महत्व निर्धारित कीजिए। उसके बाद अरे भाई ये क्या हो गया, जन कवि के रूप में नागार्जुन का मूल्यांकन कीजिए, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। अज्ञेय के काव्य शिल्प का विश्लेषण कीजिए। उसके ये क्या हो रहा है आखिर, ये अब क्यों नहीं जा रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय नवजागरण की व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त के काव्य में किस रूप में वे स्पष्ट कीजिए, ये भी चर्चा की हम लोगों ने। हिंदी नवजागरण के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान की चर्चा कीजिए, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं,
ठीक है, प्रेम और सौंदर्य के कवि के रूप में निधि दिनकर का मूल्यांकन कीजिए। अंधेरे में कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अभी अंधेरे में कविता विश्लेषण किए थे ना हम लोग। माधवी वर्मा की वेदना में भारतीय स्त्री का दुख बोलता है, इस कथन पर अपना अभिमत प्रकट कीजिए। ये सब हम लोग कर चुके हैं, ये फालतू की बातें हैं, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जितना मैंने बताया उसको आप लोग कर लीजिएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी है ना, ये कहा गया, इसमें भी एक दिखा देता हूँ मैं। हिंदी नवजागरण के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान, मैथिली शरण गुप्त की काव्य चेतना के विकास, छायावादी कवि के रूप में निराला का मूल्यांकन, वेदना महादेवी वर्मा के काव्य का बीज तत्व है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। नागार्जुन के काव्य संवेदना, मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताओं, शमशेर के काव्य के मूल स्वर की अभिव्यंजना कीजिए। रघुवीर साय की स्त्री दृष्टि को स्पष्ट कीजिए। मतलब कुल मिलाकर के सारी चीजों को मैंने डिस्कस कर दिया, अब कुछ नहीं बचा है डिस्कस करने के लायक। आप लोगों से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे महादेवी वर्मा से पूछेगा तो वही आंसर लिखना जो कि स्लाइड में लिखा गया। अगर आपको मुक्तिबोध से पूछे तो वही लिखना जो स्लाइड में लिखा गया। अज्ञेय से पूछे वही लिखना जो स्लाइड में लिखा गया। इसके अलावा और कुछ आपसे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी पूछा जाएगा उन सब के उत्तर इसके अंदर दिए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन सभी बातों को सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे और अपने एग्जाम्स में अच्छे से लिख करके आएंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।